हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सुधार। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा था कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले कराएंगे, इसकी बीमारी के खर्च मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वह खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया। या भी नहीं सोचा कि अभी वह बीमारी से उठी है। सविता जी, हमने बेटी दी है, काम वाली बाई नहीं। असल में शादी के बाद आरती ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मन से निभाया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर को संवारना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सास सविता जी की सेवा, पति ऋषभ के नाश्ते से लेकर कपड़े तक सब कुछ करती। इसके बावजूद भी ऋषभ का रवैया हमेशा आरती के प्रति ठंडा ही रहता। इधर कुछ दिनों से आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने एक दिन ऋषभ से कहा, ऋषभ, मेरे पूरे बदन में दर्द सा बना रहता है, बहुत थकावट लगती है, कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा। बस इतना सुनते ही ऋषभ भड़क गया। यार, इतना नाटक मत किया करो, तुम कहीं की कोई महारानी तो आई नहीं हो। हर बहू यही करती है, तुम कुछ नया तो नहीं कर रही। ऋषभ की बात सुन आरती चुप हो जाती है। अब भला वह इसके आगे क्या ही बोले। उसे पता था कि ससुराल में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, इसलिए वह दवाइयाँ खाकर अपना काम करती रही। लेकिन जब दवाइयाँ खाकर भी आरती को कोई आराम नहीं हुआ और उसे तेज बुखार आने लगा, शरीर में कंपन और कमजोरी होने लगी। जब आरती ने बुरी तरह से बेड पकड़ लिया, तब उसकी सास सविता जी ने ऋषभ से कहा, बेटा देखो मैं क्या कहती हूँ, है तो यह ससुराल ही। अब ससुराल में सास बहू को बैठाकर तो खाना नहीं खिलाएगी ना, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ जाएगा ना। ऊपर से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर बीमारी में खाने के लिए फल दूध की व्यवस्था करो। तो इससे अच्छा है कि बहू को उसके मायके ही भेज दो। मायके में रहकर आराम भी कर लेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी और उसका मन भी बहल जाएगा। मेरे बस की बात तो नहीं है कि बहू की सेवा करना। और तेरे भी ऑफिस की छुट्टी मिलेगी नहीं, जो इसे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ता फिरेगा। ऋषभ को भी माँ की बात सही लगी और उसने आरती को मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे आरती इंसान ना होकर कोई टूटी हुई मशीन हो, जिसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो। आरती जैसे ही मायके पहुंची, उसकी माँ अलका जी ने जैसे ही आरती की हालत देखी, वह काँप कर रह गईं। ऋषभ आरती को छोड़ तुरंत वापस आ गया। जाते जाते उसने आरती के हाथ पर कुछ पैसे भी नहीं रखे कि लो आरती, इलाज में लगा लेना। बीमार बेटी को लेकर आरती के माँ बाप दौड़ते रहे। डॉक्टर, टेस्ट रिपोर्ट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बेटी के खाने के लिए फल मेवा दूध, जिसमें अजय जी की सारी पेंशन लग जाती। बेटी को उठाने में उसमें से खुद की और अलका जी की भी दवा होती थी। लेकिन एक बार भी ससुराल से किसी ने फ़ोन कर आरती का हाल चाल नहीं पूछा। 2 महीने बाद जब आरती थोड़ी ठीक हुई, तो एक दिन ऋषभ का फ़ोन आया, आरती अब बहुत आराम हो गया, बहुत ले लिया मायके के मज़े, अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। बेटी के जाने की बात सुन अलका जी की आंखों में आंसू आ गए। रूठे हुए गले से उन्होंने कहा, दामाद जी, अभी कुछ दिन और रुक जाइए। अभी आरती पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बस इतना सुनते ही उधर से सविता जी की आवाज़ आई, बहन जी, अगर आपको अपनी बेटी अपने पास ही रखना है तो रखिए, लेकिन फिर बाद में हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया। सविता जी की बात सुन अजय जी ने अलका जी से कहा, अलका जाने दो, पति का घर है, लौटना तो पड़ेगा ही ना। मन मार करना चाहते हुए भी अलका जी ने आरती को विदा किया। आरती जैसे ही ससुराल पहुंची, सविता जी उसे देख मुस्कुराते हुए आखिरकार ताना मार ही दी, बहू अच्छा इलाज करवाए, तुम्हारे मायके वाले तो खूब खिला पिलाकर तंदुरुस्त बना दिया है। चलो बहुत हो गए मज़े, अब अपनी गृहस्थी संभालो और ज़रा ढंग से काम करना। ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें फिर से मायके जाना पड़े। इतनी बीमारी से उठने के बाद भी ससुराल में आकर आरती को कोई प्यार नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला। काम में तो फुर्सत मिली ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई थी। रोज़ 4 बजे उठकर सारे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना, सब कुछ लगातार करना था। लगातार चलते चलते रात होते होते वो बुरी तरह से थक कर गिर जाती, क्योंकि अभी आरती पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस पर भी सविता जी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। हे भगवान, घर के छोटे छोटे काम करने में इसकी हालत ख़राब हो जा रही है। इस औरत के पास काम ना करने के 100 बहाने हैं। बस काम करने के टाइम पर बीमारी वापस आ जाती है, खाने के टाइम पर तो कोई बीमारी दिखाई ही नहीं देती। माँ की बात सुन ऋषभ भी भड़क जाता। आरती, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम ठीक भी नहीं हो रही हो? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तुम्हें घर में काम करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा भी कौन सा काम है, कम से कम जितना खा रही हो उतना तो काम कर लो। ऋषभ की बात सुन आरती की आंखों में आंसू आ गए। सास की बात तो उसे बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन पति की बातें तीर की तरह सीने में लगती थीं। गुस्से में उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। इंसान हूँ मैं, राक्षस नहीं।
तुम लोगों को बस मेरे काम से मतलब है, मेरे रोग से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं। कौन सा खाना खिलाती है तुम्हारी माँ मुझे? मेरे खाने पर तो बड़ी नज़र है उनकी, काम पर नज़र नहीं होती। जब से आई हूँ वह एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी रही हैं। दिन भर बैठी बस कमियां निकालती रहती हैं, ज़बान चलाती रहती हैं। जितनी उनकी ज़बान चलती है, अगर उतने हाथ पांव चलते तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं रहती। और तुम तो अपनी माँ के आगे मेरी सुनने वाले नहीं हो। जो तुम्हें वह पाठ पढ़ाती हैं तुम वही पाठ पढ़ते हो। एक दिन घर में रहकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है और कौन करता है। फिलहाल तो उस दिन आरती और ऋषभ की खूब लड़ाई हुई। ऋषभ लड़कर ऑफिस चला गया। इधर अलका जी बेटी को लेकर परेशान थी। उनसे मिलने का उनका मन बहुत हो रहा था। इसीलिए अचानक ही वह आरती के ससुराल पहुंच गईं आरती से मिलने। वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देख अलका जी का कलेजा कांप कर रह गया। आरती के हाथ छिले हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठों पर मुस्कान गायब। चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटी की हालत देख अलका जी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय सविता जी घर पर नहीं थी। कुछ सोचते हुए अलका जी थोड़ी देर बाद वापस चली गईं और घर जाकर अजय जी से बोली, सुनिए जी, अब बहुत हो गया। अगर अब हमने कुछ नहीं बोला तो कहीं हमारी यही चुप्पी हमारी बेटी को न ले डूबे। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बेटी दी है हमने, कोई काम वाली मशीन नहीं दी जिसे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। आखिर बच्ची है हमारी, कुछ तो सोचो उसके बारे में। कब तक यह समाज को लेकर चलोगे आप? कहते हुए रो पड़ी अलका जी और रोते हुए बोली, आपको याद है जब ऋषभ के परिवार ने दहेज में लड़के और लड़की के सारे गहने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ साथ घर का एक एक सामान मांगा था, तो आपने कैसे कैसे सब कुछ इधर उधर से उधार लेकर दिया था, सिर्फ इसलिए कि बेटी को ससुराल में इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान तो दूर की बात है, वहाँ तो हमारी बेटी को इंसान तक नहीं समझा जाता है। बस काम वाली मशीन बनकर रह गई हमारी बेटी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। बस मुझे इसमें आपके हाँ की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। अलका जी की बात सुना जय जी ने कुछ सोचते हुए कहा, और हाँ मैं सर हिला दिया। ठीक है अलका, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। बस फिर क्या था। पति का साथ पाते ही आने वाले संडे को अलका जी अपने अगल बगल की कुछ औरतों को लेकर सीधे आरती के ससुराल पहुंच गईं और वहाँ के मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा कर औरतों की पंचायत बुला दी और फिर आरती के बारे में सब कुछ बताते हुए एक के बाद एक फ़ोटो, मेडिकल रिपोर्ट, आरती के छिले हुए हाथ, थकी हुई आंखें सबके सामने रख दी और रोते हुए बोली, हमने इस घर में अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। आप लोग सविता जी की पड़ोसन है ना? सविता जी जो बताती होंगी आप लोग वहीं सब जानते होंगे ना? तो बुलाइए सविता जी को और पूछिए कि हकीकत क्या है। समाज में इज्जत के गुण गाने वाली सविता जी अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। अलका जी की बात सुन सविता जी और ऋषभ को बुलाया गया। सविता जी की नज़र जैसे ही अलका जी पर पड़ी, गुस्से में गरज पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, यह औरत मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, ताकि वह अपने पति को लेकर हम सब से अलग हो जाए, अपने माँ बाप से अलग हो जाए। सविता जी का झूठ सुनते ही अलका जी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलिए सविता जी, यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं अपनी बेटी की रोग बीमारी को लेकर बात करने आई हूँ, उसके तकलीफ को लेकर बात करने आई हूँ। यहाँ पर घर तोड़ने वाली बात तो हो ही नहीं रही है। और आप कौन से परिवार की बातें कर रही हैं? आपके मुंह से परिवार की बातें शोभा नहीं देती। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने क्या कहा था कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले कराएंगे, इसकी बीमारी के खर्च इसके मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वह खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, कुछ काम करने के लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली बाई। यह भी नहीं सोचा कि वह भी बीमारी से उठी है। सविता जी, हमने बेटी दी थी बोझ नहीं, हमारे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को पूरी ज़िंदगी बैठाकर खिला सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए अलका जी ने आरती को भी सारी औरतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप सब इसकी और ध्यान से देखिए। देखने पर लग रही कि कैसे वर्षों की बीमार है, ना ढंग से खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा। हाथ की हालत देखिए, शरीर हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। और सविता जी को बहू की यह हालत दिखाई नहीं दे रही। उन्हें यह दिखाई दे रहा कि मैं इनकी बहू को भड़का रही हूँ। आप लोग देखो ध्यान से, यह कोई काम करने लायक है क्या? इसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है क्या? इसे बीमार होने का हक नहीं है? यह सविता जी जो आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, खुद की बहू की क्या हालत बना रखी है। देखिए आप लोग उनके गांव हैं, उनके समाज हैं। अब बताइए कि गलत कौन है? जब अलका जी ने आरती को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया
और उसकी हालत दिखा दी तो सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सबकी नज़र सविता जी पर थी और सविता जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ऋषभ तो बिल्कुल ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, क्योंकि आज अलका जी का सामना करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो 4 बातें भाभी सुनेगा। तभी अलका जी फिर से उसी अंदाज में शेरनी की तरह गरजते हुए बोली, सविता जी, इन सारी औरतों के सामने मैं यह बात साफ साफ कह देती हूँ कि अगर अब से आप लोग सुधर गए और मेरी बेटी को इंसान की तरह अपने घर में रखेंगे, इज्जत और मान सम्मान के साथ रखेंगे, उसके दुख को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरा अगला कदम कानूनी होगा। फिर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और फिर आप समझ लेना कि कौन कौन से केस और कैसे कैसे लगेंगे। फिर दोनों माँ बेटे पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करते रहना। मैं अपनी बेटी को इस बार मायके लेकर नहीं जाऊंगी। आप उसका इलाज कराएंगी, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगी। अगले महीने फिर से यह सारी औरतें यहीं इकट्ठा होंगी। मेरी बेटी की हालत में अगर जरा सा भी सुधार नहीं हुआ तो मेरा अगला कदम बहुत ही भयानक होगा। कहते हुए अलका जी ने वहीं सभा समाप्त कर दी। सविता जी और ऋषभ की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें काटो तो खून नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। यहाँ तो बात इतनी बुरी तरह से फंस गई कि अब बात इज्जत पर आ गई थी। इसलिए सविता जी ने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हुए आरती का इलाज कराया। काम के लिए काम वाली बाई लगवा दी। खाने पीने का ध्यान तो ऋषभ से भी बढ़कर रखने लगी, यह सोचकर कि अगले महीने सारी औरतें इकट्ठा होने से पहले कम से कम देखने लायक हो जाए। नहीं तो क्या पता इसकी माँ के ऊपर जाने कौन सा भूत सवार है, क्या कर बैठे। बस यही एक डर था जिसने आरती की ज़िंदगी में सुधार ला दिया था, उसकी ज़िंदगी इंसानों वाली बना दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।